हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अपने एक चैप्टर को स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम था नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। अभी तक इस चैप्टर की 2 वीडियोस आ चुकी है। पार्ट 1 में हमने पढ़ाया है, पार्ट 1 में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ाया है। पार्ट 2 में हमने एचयूएफ के बारे में पढ़ाया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस में। अभी इस वीडियो का तीसरा पार्ट होने वाला है और इस पार्ट में आज हम करने वाले हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। ठीक है, देखो, सबसे पहले सबको तो पता है कि सोसाइटीज क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है। कॉर्पोरेट सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो कि छोटे छोटे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर बिजनेस, खेती फार्मिंग वगैरह को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है। यानी कि जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज होती है वो क्या करते हैं कि वो लोगों को हेल्प करते हैं बिजनेस को प्रमोट करने में। और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है फॉर द स्मॉल बिजनेसेस और फार्मिंग वालों के लिए, किसानों के लिए, और जो जो भी मतलब पशुपालन का काम करते हैं, एनिमल फार्मिंग करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या होता है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। उसी तरीके से जो हम आज हम पढ़ने वाले मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि इसके अंदर नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि मल्टी स्टेट, यानी कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड होंगे। यानी कि ये क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक ग्रुप होगा जिसमें जो कि लोगों को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, किसको, फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को, वगैरह वगैरह, इन सब चीजों को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। यानी कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो किस लिए बनाई जाती है, वो बनाई जाती है छोटे छोटे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, किसानों को प्रमोट करने के लिए। और किसान एक बड़े लेवल पे, क्या, किसान लोग, फार्मर लोग एक बड़े लेवल पे, यानी कि बड़े लेवल पे अपने स्टेट के साथ साथ अदर स्टेट में क्या कर सके, बिजनेस कर सके, अपने सामान को अच्छे दाम पे बेच सके। किसानों को अगर पैसों की जरूरत है, फार्मर्स को अगर पैसों की जरूरत है, या फिर छोटे छोटे बिजनेसमैन को अगर पैसों की जरूरत है, तो ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं। और क्या होता है कि इनकी सोसाइटी होती है जिसमें ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। और तो इस टॉपिक का क्या नाम था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चलिए अब शुरू करते हैं इस पार्ट को। ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका जो टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1984 में, यानी कि 1984 में, क्या, 1984 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंट्रोड्यूस किया गया था कब, 1984 में, जब इसका एक्ट था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984। फिर उसके बाद इन द ईयर 2002, यानी कि 2002 में, कब, 2002 में इसको क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया। यानी कि 2002 में इसको क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया। और एक, यानी कि इस एक्ट के अंदर क्या ला दिया गया, चेंजेस ला दिए गए, बहुत सारे चेंजेस लाए गए कब, 2002 में। और एक नया एक्ट बनाया गया जिसको हमने बोला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MSCS एक्ट 2002। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MSCS एक्ट 2002। इसके अंदर क्या था, कि मतलब इस एक्ट को गवर्न करने के लिए अपना एक एक्ट बनाया गया स्पेशल, जो कि 1984 में एक इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको हमने बोला था MSCS एक्ट 1984। फिर इन द ईयर 2002 में इसको क्या कर दिया गया, मॉडिफाई किया गया, इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए, अपडेट्स लाए गए, और इस एक्ट को चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया गया, MSCS एक्ट 2002। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप की होती है, क्या होता है, कैसे इसका बिजनेस चलता है, क्या क्या इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, इसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक होता है, 2 मिनट, एक होता है, इंक खत्म हो गई, इंक डाल लेता हूं। ठीक है,
तो हम क्या पढ़ रहे थे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी, क्या, प्राइमरी, प्राइमरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और दूसरी होती है फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या, फेडरल, कौन सी होती है, फेडरल। देखो, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसके अंदर कौन आते हैं, उसके अंदर आते हैं इंडिविजुअल्स, यानी कि एक इंडिविजुअल चाहे तो वो भी मेंबर बन सकता है किसका, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, या फिर इंडिविजुअल, या फिर इंस्टीट्यूशनल। क्या, और इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या होता है, जो कि छोटे छोटे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है वो भी इसके अंदर आके जुड़ना चाहे तो जुड़ सकती है। यानी कि प्राइमरी के अंदर कौन आता है, जो इंडिविजुअल मेंबर बनना चाहता है मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मेंबर, तो वो बन सकता है। और जो इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या होता है, अदर स्मॉल कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, यानी कि अदर स्मॉल कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो कि इसका मेंबर बनना चाहती है वो भी इसके मेंबर बन सकती है। फिर उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है फेडरल। फेडरल कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में कौन सी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी आती है, इसमें आती है ओनली सोसाइटीज। इसके अंदर कौन होते हैं, ओनली सोसाइटीज विच इज ऑन अदर स्टेट्स। यानी कि जो फेडरल कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर कौन आते हैं, उसके अंदर आते हैं हमारे ओनली सोसाइटीज विच इज ऑन अदर स्टेट। इसके अंदर भी सोसाइटीज आ रही है इंस्टीट्यूशन, लेकिन ये कौन से स्टेट की आ रही है, सेम स्टेट की आ रही है। यानी कि जो एक ही स्टेट के अंदर छोटी छोटी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है और वो इसका मेंबर बनना चाहती है तो वो इसका मेंबर बन सकती है किसके साथ, इंडिविजुअल के साथ। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। लेकिन फेडरल के अंदर क्या होता है कि अपने स्टेट को छोड़ के जो अदर स्टेट की सोसाइटीज है, क्या, अपने स्टेट के सोसाइटीज को छोड़ के जो अदर स्टेट्स की सोसाइटी जैसे दिल्ली, मुंबई, पंजाब वगैरह वगैरह, दिल्ली, पंजाब वगैरह, ये जो ये वाले स्टेट्स है, ये अगर एक स्टेट के कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना चाहते हैं तो किसमें काउंट होते हैं, वो फेडरल में काउंट होते हैं। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। पहला प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर कौन आता है, इंडिविजुअल प्लस में इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल मतलब अदर स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर उसका सेकंड टाइप कौन सा आता है, फेडरल। फेडरल के अंदर कौन आता है, जो अदर स्टेट के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं वो लोग आते हैं। फिर उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे काइंड्स। क्या, काइंड्स यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले, पढ़ने वाले काइंड्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से काइंड्स की हो सकती है। ठीक है, 2 मिनट, इसको मैं रब कर दूं पहले। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले काइंड्स ऑफ, यानी कि टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, देखो सबसे पहला काइंड आता है, सबसे पहला तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। दूसरा पहला है फार्मिंग। क्या, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर दूसरा है हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सबसे पहला क्या है हमारा, फार्मिंग। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो फार्मर्स की होती है, जो फार्मर्स को हेल्प करती है। फिर उसके बाद सेकंड हमने क्या पढ़ा, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मेनली क्रेडिट के लिए बनाई जाती है, यानी कि आसानी से उनको लोन प्रोवाइड हो जाए और वो अच्छे से अपना बिजनेस कर सके। फिर उसके बाद जो हमारा अगला है, फिर है नेक्स्ट एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो किसको प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है। फिर उसके बाद है अगला रियल एस्टेट, जो रियल एस्टेट को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है। फिर फिफ्थ है डेयरी फार्म्स वालों की। और नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट कंपनी। क्या, ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, यानी कि हम क्या पढ़े, टाइप ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप्स की होती हैं, ये बहुत टाइप की होती है। सबसे पहला क्या है, फार्मिंग की होती है। सेकंड क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि जो क्रेडिट प्रोवाइड करवाती है। फिर अगला है हमारा एग्रीकल्चरल। फिर नेक्स्ट है हमारा रियल एस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, डेयरी फार्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प
करती है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, प्रोविजन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या क्या प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं एज पर दिस एक्ट। ठीक है, तो पहले मैं इसे रब कर देता हूं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोविजंस। क्या? प्रोविजंस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, बायलॉज। क्या? बायलॉज। देखो बायलॉज का मतलब क्या होता है, बायलॉज का मतलब होता है जैसे कि कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, वगैरह वगैरह, ये सब जो एक्ट है इन सब के अपने अपने अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसी तरीके से जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उनके भी अपने अपने कुछ अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम बायलॉज बोलते हैं। ये अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से अपने रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं कि इनके अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। इसीलिए इसको क्या, इसके प्रोविजन में पहला क्या है, बायलॉज, यानी कि इनके अपने अपने क्या होते हैं, बायलॉज होते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, या फिर उससे पहले जो हम पढ़ेंगे उससे पढ़ेंगे सरप्लस मेंबर नेट प्रॉफिट। ठीक है, सरप्लस नेट प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मेंबर्स में। यानी कि जब भी इन सोसाइटीज को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को फायदा होता है या फिर सरप्लस होता है, सरप्लस को फायदा ही बोलते हैं, फायदा होता है तो ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने फायदे को, प्रॉफिट्स को अपने मेंबर्स में। ठीक है, तो यानी कि इसका तीसरा प्रोविजन क्या है कि इसके प्रोविजन में ये है कि जब भी इनको फायदा होगा तो इनको अपने प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ये सिक्योरिटीज में यानी कि शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर नो पॉलिटिकल कंट्रोल, नो पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी कि इन सोसाइटीज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल नहीं कर सकती है। ठीक है, इसलिए इसका ये क्या है, नो पॉलिटिकल कंट्रोल इसके प्रोविजन में है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑडिट इज मैंडेटरी, यानी कि जो जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं उनको ऑडिट करवाना क्या होता है, कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, यानी कि इनको अपनी ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद अगला है स्पेशल ऑडिट बाय कैग। क्या? स्पेशल ऑडिट बाय कैग। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, यानी कि इनको अपना स्पेशल ऑडिट किससे कराना पड़ेगा, कैग से करवाना पड़ेगा। कैग को क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, इनसे इनको अपना असली स्पेशल ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारे प्रोविजन थे। प्रोविजन किसके थे, प्रोविजन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, बायलॉज, यानी कि इनके अंदर के अपने अपने बायलॉज इनके होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इनकी, सरप्लस जो इनका नेट प्रॉफिट सरप्लस बचता है वो इन्हें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट में भी, सिक्योरिटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नो पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट नहीं कर सकती, या फिर ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑडिट इज मैंडेटरी, यानी कि इनको अपना ऑडिट करवाना जरूरी होता है। और फिर उसका नेक्स्ट है स्पेशल ऑडिट बाय कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल से इनको अपना स्पेशल ऑडिट कराना क्या है, मैंडेटरी है। फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्या क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, इतना मिटा देता हूं बस, बेनिफिट्स ऑफ, क्या पढ़ेंगे हम, बेनिफिट्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहला इनएक्सपेंसिव कंप्लायंस कॉस्ट, इनएक्सपेंसिव कंप्लायंस कॉस्ट, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए बहुत ही कम लागत लगती है, बहुत ही कम कॉस्ट लगती है, यानी कि इसके कंप्लायंस में बहुत ही कम पैसे लगते हैं। फिर उसके बाद पैन इंडिया लेवल, ये पूरे इंडिया में क्या है, क्या बोलते हैं, लीगल है, पैन इंडिया अलाउड है, पैन इंडिया लेवल। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट वो है लोन एट लेस रेट, यानी कि इनको लोन कम इंटरेस्ट रेट पर इनको लोन प्रोवाइड हुआ था, लोन एट लेस रेट्स। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट वो है ओनरशिप,
ठीक है। तो ये क्या था हमारा बेनिफिट्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें हमने पहला पढ़ा इनएक्सपेंसिव कंप्लायंस कॉस्ट, यानी कि इसकी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ही कम होती है, पैन इंडिया लेवल पे ये होता है। फिर उसके नेक्स्ट हमारा लोन सेट लेस रेट, यानी कि ये कम दामों में लोन प्रोवाइड इनको मिल जाता है। और अगला हमारा ओनरशिप होती है। फिर उसके बाद जो हमारा अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि जो हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या क्या रहता है। ठीक है, तो हम अब क्या पढ़ेंगे, पूरा मिटा दिया, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट तो है ना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके अंदर कौन होता है, चीफ प्रोमोटर होता है। कौन होता है, चीफ प्रोमोटर होते हैं। कौन होते हैं, चीफ प्रोमोटर होते हैं, जो कि जिनको क्या भरना पड़ता है, फॉर्म नंबर 1, क्या फॉर्म नंबर 1 भरना पड़ता है। और उसको कहां पर जमा कराना पड़ता है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। किसके पास, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, जो चीफ प्रमोटर होता है, कौन चीफ प्रमोटर होता है, सबसे जो इसका मेन मेंबर होता है, उसको क्या फाइल करना पड़ता है, फॉर्म नंबर 1 फाइल करवाना पड़ता है। किसके पास, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना बैंक बैलेंस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, उनको अपना बैंक बैलेंस डिस्क्लोज करना पड़ता है। और फिर उसके बाद उन्हें अपनी स्कीम की, यानी कि उनकी क्या स्कीम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्यों वो फॉर्म कर रहे हैं, अपने स्कीम की कितनी 4 कॉपी जमा करानी पड़ती है। स्कीम की कितनी कॉपी जमा करानी पड़ती है, 4 कॉपी जमा करानी पड़ती है। फिर उसके बाद उन्हें अपने बायलॉज के बारे में बताना पड़ता है, बायलॉज के बारे में कि उनकी क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, बायलॉज की भी कितनी कॉपी जमा करानी पड़ती है, 4 कॉपी। ठीक है, फिर उसके बाद उन्हें क्या कराना पड़ता है, प्रॉपर डिटेल देनी पड़ती है, प्रॉपर डिटेल्स देनी पड़ती है। किसके बारे में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में उनको प्रॉपर डिटेल्स देनी पड़ती है। फिर उसके बाद उन्हें अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन के बारे में बताना पड़ता है, एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो ये किसके साथ, मतलब एरिया ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ कि उनके लैंड से, एक स्टेट की लैंड से जब भी दूसरे स्टेट की लैंड जो जुड़ी हुई होती है, क्या एक स्टेट की लैंड से जब भी दूसरे स्टेट की लैंड जुड़ी हुई होती है, उसी का क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ऑपरेशन बोला जाता है। और उसके बारे में इनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप, 8वां जो स्टेप होगा, फिर उसके बाद हमारा इनको साइन कराना पड़ेगा, क्या साइन कराना पड़ेगा 50 मेंबर दोबारा, क्या साइंड बाय 50 मेंबर्स, यानी कि इनको डॉक्यूमेंट पे कितने 50, कम से कम 50 मेंबर ऑफ ईच स्टेट। अगर एक या एक से ज्यादा स्टेट है इसके अंदर, क्या एक या एक से ज्यादा स्टेट, वैसे तो मल्टी स्टेट है तो एक से ज्यादा स्टेट होंगी, यानी कि जितनी भी स्टेट इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो उन सारे स्टेट के 50 मेंबर से इनको क्या कराना पड़ेगा, साइन करवाना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट विद आईडी। ठीक है, वो ये जमा कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद इनको क्या करवाना पड़ेगा, जो चीफ प्रमोटर होगा उसको अपना, फिर उसके बाद जो इनका चीफ प्रमोटर होगा, कौन चीफ प्रमोटर होगा, उनको अपनी क्या कॉन्टैक्ट डिटेल प्लस में ईमेल आईडी जमा करानी पड़ेगी, ईमेल आईडी जमा करानी पड़ेगी। किसके पास, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। फिर उसके बाद जो इनका रजिस्ट्रेशन होगा अंडर 4 मंथ के अंदर हो जाएगा। यानी कि ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का प्रोसेस है। हम शुरू से पढ़ते क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से मतलब पता लगता है कि जिसमें एक या एक से ज्यादा स्टेट ने मिलकर क्या बना रखी हो, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी हो, जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टेट क्या हो इंक्लूड हो, और उन्होंने क्या बना रखी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी हो। अब उसका हम क्या पढ़ रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे। इसके अंदर सबसे पहला क्या है, सबसे पहला स्टेप है, जो भी चीफ प्रमोटर होगा किसका, एमसीएससी का, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी चीफ मेंबर होगा उसको सबसे पहले फॉर्म नंबर 1 फाइल करना पड़ेगा। किसके पास, चीफ रजिस्ट्रार ऑफ
चीफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास फॉर्म नंबर 1 को फाइल करना पड़ेगा। फिर उनको अपना बैंक बैलेंस डिस्क्लोज करना पड़ेगा, किसके सामने, वही चीफ रजिस्ट्रार के सामने। फिर उसके बाद उन्हें अपनी स्कीम की 4 कॉपी जमा करानी पड़ेगी कि उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या स्कीम है, किसके ऊपर, यानी कि वो एग्रीकल्चर वालों के, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर डेयरी फार्म, या फिर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जितने भी कोई सा भी उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी का टाइप हो, तो वो उनको अपना डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर उनको अपने बायलॉज की, क्या बायलॉज की, यानी कि उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर की जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी 4 कॉपी को जमा कराना पड़ेगा, यानी कि बायलॉज की 4 कॉपी को जमा कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्हें अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर डिटेल्स देनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ उन्हें अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन के बारे में बताना पड़ेगा, यानी कि उनके लैंड से जितनी भी लैंड जुड़ी हुई है तो उसके बारे में भी बताना पड़ेगा कि किन किन के साथ मिलके वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं। फिर उसके बाद उन्हें क्या कराना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट जमा कराना पड़ेगा जो कि 50 मेंबर के द्वारा साइन किया हुआ होगा, ईच स्टेट, यानी कि हर स्टेट के 50 मेंबर द्वारा साइन किए हुए डॉक्यूमेंट को जमा कराना पड़ेगा विद आईडी। फिर उसके बाद जो चीफ रजिस्ट्रार होगा, चीफ प्रमोटर होगा, उसको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी जमा करानी पड़ेगी, किसके पास, वही सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जमा करानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद उनको 4 महीने का वेट करना पड़ेगा। 4 महीने के बाद उनकी तरफ से रिस्पॉन्ड आया है कि उनकी सोसाइटी फॉर्म हुई है कि नहीं हुई है। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जो सोसाइटीज होती है वो फॉर्म हो जाती है कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो यही था क्या हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बारे में आज हमने पूरी की पूरी जानकारी ली। इसके हमने बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा, इसके काइंड्स के बारे में पढ़ा, इसके डेफिनेशन को पढ़ा, इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पढ़ा और इसके बारे में हमने समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको, ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।